इन्होंने अंधाधुन कम से कम 300 से 350 पेड़ काट डाले जंगल के अंदर और उनको वहीं पे इमारती लकड़ियों के हिसाब से बेच दिया। वहीं के रिसोर्ट वालों को, पूरी वन अधिकारी को मिली भगत, आदिवासी ट्राइबल को बाहर निकाला जंगल से। उसके बाद ये जो नाइट सफारी और पर्यटन के नाम पे अब टाइगर को वन ही नहीं रहेंगे तो वनवासी कहाँ से? बीजेपी RSS ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। वो शेल्टर होम किसके हैं पता है? वनवासी कल्याण आश्रम के। ये वहाँ से आदिवासियों को बटोर के लाते हैं, गुमराह करके लाते हैं और उन शेल्टर होम में रखते हैं और उनको उनकी संस्कृति से दूर कर देते हैं। इसी बात के खिलाफ तो बिरसा लड़ा था ना, इसी बात के खिलाफ तो टंटे लड़ा। पानी का बोरिंग का घोटाला ना किया होता तो ये वन से बाहर क्यों निकलते? इन्होंने बोर तो खुदवाए हैं मगर 10 फीट बोर खोद दिए और बता दिए हमने 100 फीट खोदा और उसमें पानी नहीं निकला। ऐसा तो घोटाला। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस यात्रा में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से कई बार आमने सामने हुए। बीजेपी ने कई बार मध्य प्रदेश में कोशिश की, राजस्थान में भी कोशिश कर रही, मोदी के नारे लगाए गए कई बार। राहुल गांधी ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनके जवाब दिए। इस दौरान कई समाजसेवी, कई कलाकार और कई अलग अलग तरह के क्षेत्र से या क्षेत्र में अपना वजूद रखने वाले लोग उस यात्रा में शामिल होकर भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का एक मामला सामने आया है। एक शिक्षक, आदिवासी शिक्षक जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को समर्थन देने आए और उन्होंने तीर कमान, जो आदिवासियों की एक पहचान होती है भारत में, तीर कमान, बल्कि एक नारा भी लगता है, आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। ये नारा आदिवासियों में बड़ा फेमस है। अंशुल है हमारे साथ, जयस के प्रदेश उपाध्यक्ष। पूछेंगे इस घटना को कैसे देखते हैं कि उन शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। वो जो शिक्षक थे जो आदिवासियों की तरफ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और उन्हें तीर कमान भेंट किया। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? यह एक प्रकार से स्पष्ट है कि भाजपा सरकार जो है ये आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी विरोधी सरकार कैसे है कि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था और जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़ा होता था उसको अंग्रेज या तो टर्मिनेट करते थे या जेल में बंद कर दिया करते थे। भारत जोड़ो यात्रा के समय मैंने देखा और मैंने जो खास बात वहाँ पे पाई वो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। मैंने इस यात्रा को एक बहुत पुरानी यात्रा से कंपेयर किया। वो यात्रा थी जब मंडल कमीशन का मामला जब आया था, मंडल वर्सेस कमंडल की यात्रा निकली थी। उस यात्रा को, वो यात्रा जहाँ जहाँ से निकलती थी वो अपने पीछे पीछे लाशों का ढेर छोड़ के जाया करती थी। उस यात्रा में एक प्रकार से आपने देखा था कि कितना रक्त रंजिश माहौल हो गया था। और ये राहुल गांधी जी की यात्रा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माहौल इतना सुरीला है कि मनमोहनी माहौल जिसे कह सकते हैं, यानी कि हर व्यक्ति उस यात्रा के प्रति मोहित होते जा रहा है क्योंकि इतना शांति प्रिय यात्रा और इतना लोकप्रिय यात्रा कि सिर्फ अगर गोदी मीडिया पीछे हट जाए तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जैसा नेता भारत को अब अच्छा नहीं। आपने अभी वो शिक्षक के बारे में पूछना चाहूँगा मैं। आपने तारीफ़ की, बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति किसी शांति प्रिय चीज़ की तारीफ़ करता है, मगर सवाल ये है कि आप उस चीज़ को कैसा देखते हैं कि एक आदिवासी शिक्षक को सिर्फ शामिल होने की वजह से निलंबित कर दिया गया? देखिए, आदिवासियों का परंपराओं को इनका ज्ञान नहीं है। किनको ज्ञान नहीं है? भाजपा सरकार को। ये तो अपनी एक खास विशेष परंपरा, एकात्मवाद की परंपरा, यानी कि ये तो महिलाओं को भी दर्जा देने से पीछे कतराने वाले लोग हैं। हम आदिवासियों में परंपरा है, जब भी हमारे क्षेत्र पे या हमारे गांव पे या हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो उसका हम स्वागत सत्कार यथाशक्ति जो भी बन सके करते हैं। हमारे पुरखों का रिवाज ही, हमारी रूढ़ी परंपरा है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करने वाले निमाड़ क्षेत्र पे जब वहाँ पे कोई अतिथि आया तो उसको वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मिलकर तीर कमान भेंट किया। अब इनको तीर कमान से इतनी गुरेज है क्योंकि भाजपा को वहाँ सम्मान नहीं मिलता, कांग्रेस को वहाँ सम्मान मिल गया, तो इसलिए इनको तकलीफ हो गई। तो इन्होंने इसी तकलीफ को मिटाने के लिए एक आदिवासी को सस्पेंड कर दिया। ये एक ही आदिवासी को नहीं, ये निरंतर इनकी भाजपाई मानसिकता से काम करने वाले लोग, कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं, उनको इधर उधर भगा रहे हैं।
इस दौरान हमने देखा कि वनवासी और आदिवासी शब्द पर भी राहुल गांधी ने बोला, जिस पे मैंने अपना मेरा एक जो प्रोग्राम होता है ज़करिया का नज़रिया, उसको मैंने बात भी की कि आदिवासी यानी आदिम समय से बसने वाले या इंडिजिनस पीपल जो बोलते हैं ना कि एक पुराने समय से बसने वाले। इस पूरे मामले को आदिवासी समाज कैसा देखता है, आदिवासी वर्सेस वनवासी को? ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आदिकाल मतलब जब इस धरती में सबसे पुराने लोग, सबसे पहला व्यक्ति इस धरती पे जब यहाँ पर मानव का विकास हुआ, तब से जो पहली सभ्यता विकसित हुई वो आदिवासियों की कबीलाई सभ्यता विकसित हुई। उसे हम उस हिसाब से आदिवासी कहते हैं, जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता। हाँ, सबसे पुरानी सभ्यता, जिसमें हमारा इंडिजिनस नेटिव कल्चर होता है, जिसमें हमारी टेरिटोरियल पोजीशन होता है। ये दो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होते हैं ट्राइबल के डिक्लेरेशन के। तो जो उसको फॉलो करता है उसे आज तक हम आदिवासी मानते हैं, और जो संक्रमित होता है उसको हम आदिवासी नहीं मानते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि और हर क्षेत्र में, पूरी दुनिया में हर जगह के अलग अलग ट्राइब्स होते हैं, हर तरह अलग अलग आदिवासी होते हैं, जिन्हें वहाँ के इंडिजिनस पीपल्स में गिना जाता है। बेशक वो उस हिसाब से ही तय किया जाता है। मैंने बताया ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो डिस्टिंक्ट कल्चर एंड टेरिटोरियल पोजीशन, इन्हीं दो पैमानों पे ही इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन तय किया जाता है, जैसे यूएनड्रिप के नाम से भी अभी जानते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव अभी चल रहा है। दूसरी चीज़, वनवासी क्यों कह रहे हैं, मैं इसमें हमारे अभी विपक्ष के नेताजी का ही बात कहना चाहूँगा, जो अभी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं भारत के, जिन्होंने एक बात कही, और इस बात को आदिवासी समाज आज से नहीं पिछले 50 सालों से कहते आ रहा है। आदिवासियों के मुंह की बात कह दी राहुल गांधी। हाँ बेशक, आदिवासियों के मन की बात, दिल की बात कही, मन की भी बात नहीं कह रहा हूँ, आदिवासियों की दिल की बात कही कि ये क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को पहले वनवासी बना रहे हैं। इन्होंने जो वन है, वन पूरा बेच दिया है पूंजीपतियों को, और अब धीरे धीरे वन क्षेत्र से आदिवासियों को बाहर निकाला जा रहा है। और वन जो होता है वो डीप में जाने का इसलिए ज़रूरी होता है कि वन मानव निर्मित होते हैं, परंतु जंगल जो होता है वो अति प्राचीन होता है। तो ये जंगल से आदिवासी धड़कन को निकालकर वन में लाना चाहते हैं, जैसे ये बफर जोन कहते हैं या अन्य बातें कहते हैं कि कोर जोन तो ट्राइबल का जोन है, जहाँ पे टाइगर और ट्राइबल रहता वही तो कोर जोन है, वही सबसे गहन स्थान है। टाइगर के साथ ट्राइबल रहता था, प्यार से रहता था, परंतु अब क्या है कि ये उस चीज़ पे हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको वनवासी और आदिवासी का फर्क बता देता हूँ कि ये वन को बेच सकते हैं, ये वन को नष्ट कर सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर आप एनजीटी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के सिस्टम में भी ये चीज़ें हैं कि जो वन है वो मानव निर्मित होते हैं, और उन मानव निर्मित वन को स्थापित और विस्थापित और उनको काटा भी जा सकता है, परंतु जंगल को। वन और जंगल अलग अलग कह रहे हैं, जबकि जंगल और वन एक ही चीज़ होती है मेरी नज़र में। मतलब ये है कि आप ये यूँ कह सकते हैं कि मानव निर्मित जंगल, जो मानव के द्वारा बनाया गया, और एक वो जंगल होता है जो प्राकृतिक रूप से पहले से तैयार है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। मैं आपको संवैधानिक दायरों की बातें बता रहा हूँ। वन में और जंगल में फ़र्क होता है। वन अलग चीज़ होती है और जंगल अलग चीज़ होती है। आदिवासी की धड़कन जंगल में रहती है, इसलिए वो आदिकालीन है। और वन जो है, आप यहीं पे वन क्षेत्र बना लेंगे। आप जाके देखो, सिवनी में हम बैठे हैं, वहाँ पे वन परिक्षेत्र का वहाँ पे बना हुआ है सिस्टम। अगर वो चाहते दलसागर के बगल में जो वन परिक्षेत्र के लिए जो बना हुआ है, तो उसको भी वन का दर्जा प्राप्त है। शहरी वन, ग्रामीण वन, इस तरीके से अलग अलग वन होते हैं। आप रायपुर में जाके देखो, मियावाकी वन उन्होंने डेवलप किया है। तो वन जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये आदिवासियों को उधर पे बसाने के लिए वनवासी का सेगमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद उस जगह को जब ये बेच सकते हैं, उससे क्या होगा कि आदिवासी जंगल से बाहर निकलेगा, इनको वनवासी बनाया जाएगा, और वन को पूरा कौन खरीद लेगा? अडानी अंबानी जैसी बड़ी बड़ी सरकारें जो बिचौलिए हैं वो खरीद लेंगे, और उनको खरीदने के बाद आदिवासियों को मार के भगा दिया जाएगा। तो फिर जब वन ही नहीं रहेंगे तो वनवासी कहाँ से बचेगा? इसको तो यूँ भी कहा जा सकता है कि आपका ऐसा सोचना है, ज़रूरी कि ऐसा होगा। होगा क्या, हो रहा है, आप जाके देख लो। मैं इस जगह पे बैठा हूँ, ये सिवनी ज़िला है। सिवनी ज़िले की छपारा को छोड़ के और सिवनी को छोड़ के बाकी सारी जो आपके ब्लॉक हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा, बरघाट बोला जाए, आपका
आपका क्योलारी बोला जाए, धनौरा बोला जाए, घनसौर बोला जाए, लखनादौन बोला जाए, कोरई बोला जाए, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और इसी 5वीं अनुसूची क्षेत्र पे आज आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किस स्तर पे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज़ कि आज अभी टाइगर कितने हमले कर रहे हैं ट्राइबल पे, क्यों कर रहे हैं? टाइगर ट्राइबल पे हमले कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कारण वही है, कारण ये है कि वहाँ पर इन्होंने जंगल जो अंदर का जो क्षेत्र था वहाँ से निकाल के वन क्षेत्र पे लोगों को ला दिया। पहले आदिवासी ट्राइबल को बाहर निकाला जंगल से, उसके बाद ये जो नाइट सफारी और पर्यटन के नाम पे अब टाइगर को भी बाहर निकाल रहे हैं। इस बात को समझो ना। और उसको वहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए क्या कहते हैं? मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ पे कवर करते हैं कि देखो उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो क्षेत्र संघर्ष होता है इसलिए बाहर निकलते हैं। अरे इतना बड़ा क्षेत्र है भाई, इतना बड़ा जंगल है, अगर वहाँ पे इन्होंने पानी का बोरिंग का घोटाला ना किया होता तो ये वन से बाहर क्यों निकलते? इन्होंने बोर तो खुदवाए हैं मगर 10 फीट बोर खोद दिए और बता दिए हमने 100 फीट खोदा और उसमें पानी नहीं निकला। ऐसा तो घोटाला इन्होंने किया है और मैं इसका प्रमाण दे दूंगा बहुत जल्दी। आरटीआई का बस ये जवाब तो दे दें, उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने अंधाधुन कम से कम 300 से 350 पेड़ काट डाले जंगल के अंदर और उनको वहीं पे इमारती लकड़ियों के हिसाब से बेच दिया। वहीं के रिसोर्ट वालों को, पूरी वन अधिकारी को मिली भगत से हुआ ये चीज़ें। वहाँ पे पूरा जितना आप जो आरोप लगा रहे हैं, पता बड़े आरोप हैं बिल्कुल, और आपके पास सबूत है कुछ जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि ये मेरे को आरटीआई का जवाब दे दें जो आरटीआई लगी है। मैं तो अभी दिखा देता आपको, हालांकि अगर आप मेरे ऑफिस में आए होते, रेसिडेंस में आए, इसलिए आपको यहाँ नहीं दिखा पाया। मेरे पास मेरे कार्यकर्ता के द्वारा मैंने आरटीआई लगवाई थी उस पे ग्रीन ये टाइगर का जो प्रोटेक्शन यूनिट्स है उस पे, तो वहाँ से नाइट सफारी जो प्रतिबंधित हुई है ना, वो उसी के बाद प्रतिबंधित हुई है। वहाँ पे आरटीआई लगाई थी, उसमें इन्होंने बताया कि जो नाइट सफारी उसे तो प्रतिबंध करके रखा गया कोर जोन में, और बफर जोन में कोई काय को घुमाएगा। परंतु इनको परमिशन बफर जोन की थी, परंतु ये कोर जोन में नाइट सफारी करा रहे थे। कौन? अभ्यारण्य वाले। तो मतलब कि ये किसका उल्लंघन कर रहे थे? ये खुद ही नियमों का उल्लंघन करते हैं। और आदिवासी अगर लकड़ी लेने चला जाता है, जलाऊ लेने चला जाता है, तो उसको वहाँ पे अरेस्ट कर देते हैं। आदिवासी और वनवासी वाली जो बात है, आपका कहना है कि वनवासी और आदिवासी वाला जो मामला है वो इसलिए कि वो तो जंगल के रहने वाले थे और हम मतलब वापस आए इस बात में, हम लोग वो जंगल पे रहने वाले नहीं कह सकते उसको, जंगल के अधिपति, दोनों में फर्क है। जंगल उनका है, जंगल से जीवन चलता है हमारा, जंगल से हम जुड़े हुए हैं। हमारे देवाधामी, आप देखिए, अगर हाँ शॉर्ट कह देता हूँ, अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहाँ जाते हैं? अपने देवाधामी को लेके, फूल लेके इलाहाबाद जाते हैं। हम आदिवासी, हम इलाहाबाद नहीं जाते। हमारे उसमें अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उस समय साल में एक डेट तय की जाती है और पूरा कुटुंब इकट्ठा होता है। और भीम घाट है यहाँ पर रीछी के जंगल के आगे, तो वहाँ पे हम लोग अपने देवा धोते हैं। हमारे देवाधामी वहाँ पे धुल जाते हैं। उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति भिन्न है। तो आदिवासियों को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है, वनवासी बना के उन्हें आदिवासियों को ये बताया जा रहा है कि तुम भीम घाट में अपनी संस्कृति का पालन मत करो, तुम वहाँ से निकलो और हमारे बताए रास्ते में रहो और जाके महंगा पैसा लगा के इलाहाबाद में जाके फूल चढ़ा के आओ। ये आदिवासियों की परंपरा नहीं है। हम तो जिस ज़मीन में जीते हैं, हम जिस ज़मीन में खेती करते हैं, वहाँ पे अपने पुरखों को दफनाते हैं, मगर ये क्या कह देते हैं कि कुछ और करो। तो ये चीज़ें बहुत अलग है। ये आप थोड़ा दूसरे साइड जाने लगे। मैं दूसरे साइड नहीं जा रहा हूँ, ये एक्चुअल साइड यही है। अगर आप जाके देखेंगे, वनवासी और जंगलवासी, वनवासी और आदिवासी की बात चल रही थी। ये आप डिंडोरी क्षेत्र में मैंने सालों काम किया है, आप वहाँ पे देखेंगे कि बीजेपी आरएसएस ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। वो शेल्टर होम किसके हैं पता है? वनवासी कल्याण आश्रम के। ये वहाँ से आदिवासियों को बटोर के लाते हैं, गुमराह करके लाते हैं और उन शेल्टर होम में रखते हैं और उनको उनकी संस्कृति से दूर कर देते हैं। इसी बात के खिलाफ तो बिरसा लड़ा था ना, इसी बात के खिलाफ तो टंटे लड़ा था ना। बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? बिरसा मुंडा ने तो यही कहा था कि हमारे से हमारी ज़मीन छीन कर हमें किताब दे दी गई है, हम इसका किताब का क्या करेंगे? ज़मीन रहेगी तो हम यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, हम अपना पढ़ना भी तो ज़रूरी है। अरे पढ़ना क्या ज़रूरी है? संविधान पढ़ना ज़रूरी है, मगर ये तो कोई क्या पता वाहियात किताब दे देते हैं। अच्छा, आप किसी और किताब की बात कर रहे हैं? वो जो आप इसको साक्षरता से तो नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं साक्षरता से नहीं जोड़ रहा हूँ। ये ऐसी किताबों की बात कह रहा हूँ जो ऑर्कोलॉजिकली प्रूव्ड नहीं है, जो
आर्कोलॉजिकली प्रूव्ड नहीं है, वैसी किताबें आदिवासियों के वहाँ पे उनकी भाषा में बांटी जा रही हैं, जिस वजह से मैं उस चीज़ का भी वहाँ पे खिलाफत करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ, हाँ, मुखालिफत भी करता हूँ और खिलाफ भी हूँ। खिलाफ के लिए जो वर्ड होता है वो मुखालिफत होता है। बिल्कुल, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ और उसके साथ साथ ये भी हूँ कि अभी एक बहुत अच्छी मुहिम झारखंड में चली। झारखंड में यह कहा गया कि जिन आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है उनका आदिवासियत का दर्जा ख़त्म किया जाए। अब इसको ये मैनिपुलेटेड तरीके से परोसने का कार्य कर रहे हैं। अब इसको ये ईसाई और मुसलमान को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो या जो आदिवासी हिंदू बन गए हों, उन्हें भी अपनी संस्कृति की तरफ लौटना चाहिए ताकि उनके अधिकारों का कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो अलग है। तो आदिवासी जो खुद को वनवासी कह रहे हैं वो सिर्फ वही है जो इनके गुलाम है, जो आरएसएस के मानसिक रूप से, बीजेपी के मानसिक रूप से गुलाम है, वो खुद को वनवासी मान रहे हैं। और इनका आदिवासियों के उत्थान में एक रत्ती भर का योगदान कभी नहीं रहा है। इन्होंने उल्टा आदिवासियों की दलाली का काम किया है। ये वही लोग वनवासी कहते हैं। असली आदिवासी अपने आप को कभी वनवासी नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता, मेरे साथ और सैकड़ों लोग हैं जो कभी अपने आप को वनवासी नहीं कहते। ये वनवासी तो वो लोग कहते हैं ना जो आदिवासियों के बीच में। मैं जो समझा था इस मामले को यूँ समझा था 2 लाइन में, हाँ, कि आदिवासी का अर्थ है आदिम समय से, सबसे पुराने समय से बसने वाला मानव जाति का वो समूह जो सबसे पुराने समय है। जिस क्षेत्र में उसे आदिवासी घोषित किया गया है वो उस क्षेत्र का आदिवासी है। और वनवासी का अर्थात ये कि इन्होंने सिर्फ उन लोगों को जो वनों में रहते हैं। आदिवासी सबसे पुराने समय का जरूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जंगलों में ही रहे, वो शहरों में भी बस सकता है, मगर अगर वो सबसे पुराने समय का व्यक्ति है और अपनी संस्कृति का जानकार है या जो भी है उसका जो मतलब वो इंडिजिनियस पीपल है तो वो आदिवासी है। मगर अगर मतलब ये फर्क आदिवासी और वनवासी कि मतलब आदिवासी कहीं पे भी रहे वो आदिवासी है, जरूरी नहीं है कि वन में रहने वाला, मगर यहाँ वनवासी का अर्थ सिर्फ वन में रहने वाला। बेशक मैं आपको वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप कॉन्स्पिरेसी को बहुत एक क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है कि ऐसा व्यक्ति का समूह जो प्राचीन काल से अपनी स्वयं की संस्कृति भाषा का पालन करते हुए एक पर्टिकुलर ज़मीन पे या एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे रह रहा है, इसलिए वो ट्राइबल कहलाता है, इसलिए वो आदिवासी कहलाता है। ठीक है, अब वहाँ पे अब यदि वो व्यक्ति का समूह, जैसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भील जनजाति की है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आती है गोंड जनजाति की। हम गोंड जनजाति की उपजाति हैं, हम प्रधान जनजाति हैं। जैसे मेरा प्रधान जनजाति, तो मेरा जो आइडेंटिटी प्रीस्ट ऑफ गोंड के नाम से हम लोगों को गजेटियर में दर्जा मिला है कि हम तो पूरे जो गोंड समुदाय है, जो गोंड जनजाति, उसके हम पुजारी हैं, उनके पूजा पाठ हम करते हैं। तो हमको तो तकलीफ होगा ना जब हमारे ही लोगों के यहाँ पे दूसरा आके पूजा पाठ करेगा, जैसे इनको तकलीफ होता है। इनको तकलीफ होता है, ये कहते हैं कि देखो ईसाई आ गए, ये कहते हैं देखो मुगल आ गए। हमको भी तो तकलीफ होता है ना कि जहाँ पे हमारा पूजा पाठ करने का नेंग सेंग दस्तूर करने का कार्य था वहाँ पे कोई और आ गए। तो ये क्रोनोलॉजी यही है कि ये वहाँ से आदिवासियों को पहले ज़मीन से उठा के ला रहे हैं और उनको नई संस्कृति के रूप से ढालने का कार्य कर रहे हैं ताकि इनका इस्तेमाल ये अपने एजेंडे को निहित बनाने के लिए, उनकी भीड़ बनाने के लिए कर सकें। आदिवासियों के पास ये आज भी जीत क्यों नहीं पाए आदिवासियों से? ये आज भी इसलिए नहीं जीत पाए हैं, उसकी वजह ये है कि जब हमारा बिरसा मुंडा, जब हमारा टंट्या मामा अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, मौत को गले लगा लिया, तब इनका नेता उनके सामने पत्र लिख रहा था, लेटर लिख रहा था कि माई बाप माफ़ कर दो, हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी के टारगेट में सावरकर है। बेशक, माफी वीर सावरकर कौन नहीं जानता? एक ही तो हमारे देश का गद्दार था, असल गद्दार। तो बड़ी बात कह रहे हैं मैं, बड़ी बात कह रही, असली बात कह रहा हूँ, ये प्रामाणिक बात कह रहा हूँ। आप मान लो बिरसा मुंडा, बीजेपी तो स्वतंत्र सेनानी मानती है उन्हें। अब वो बीजेपी के विजन पे, उनके एकात्मवाद के, वो तो किसी को कुछ मानती ही नहीं है, वो तो सबको अपना एजेंडा मानती है, वो एजेंडा चलाती है। जिस आपको शायद पता हो, पहले गृह मंत्री कौन थे हमारे भारत देश के? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस पे बैन लगा दिया था। इनकी नियति है कि जो भी इनके खिलाफ जाता है ये उसको मारकर उसका पुतला बना के पूजा चालू करवा देते हैं। असल में जो मुद्दे से भटकते भटकते हम जहाँ पहुँच गए थे, और वो ज़रूरी भी था कि असल आदिवासियत की बात पता चले, परंतु राहुल गांधी जी की यात्रा के समय जिस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया, वो व्यक्ति को सस्पेंड किया जाना आदिवासियों की संस्कृति के खिलाफ
कृत्य मैं भाजपा सरकार के द्वारा किया गया उसे मानता हूं। और अगर भाजपा सरकार को अगर ऐसा ही नियम का पालन करना है तो उनके भाजपा की रैली पे मैं नाम देता हूं, उनके भाजपा के मंच पे मैं नाम देता हूं कि कितने सरकारी कर्मचारी वहाँ पे उनका भाजपा का पगड़ी पहन के और वहाँ पे उनका टोपी लगा के उनके एजेंडे पे आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर दम है तो एक्शन लेके दिखाएं उन पे, परंतु ये नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? जो आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ काम करेंगे। जैसे आनंद राय जी की मैं यहाँ बात कहूँगा। आनंद राय जी आदिवासी समाज को जगाने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे थे। रामदेव काकोड़िया आदिवासी समाज को जगाने के लिए मजबूत करने का काम कर रहे थे। रामदेव काकोड़िया आदिवासियों की ज़मीन पर जो गैर आदिवासियों ने कब्जा किया था, जो भाजपाई लोगों ने कब्जा किया था, उससे खाली कराने की बात कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने? रामदेव काकोड़िया को जिला बदर कर दिया गया, उल्टा वहाँ पे आनंद राय जी को जेल के अंदर भेज दिया गया। और जब मैंने यहाँ पे राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा टूटी तो उसके खिलाफ जब बात उठाई तो मेरी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। ये तोड़ने फोड़ने वाले लोग हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी गाड़ी तोड़ दी गई? बेशक मेरी गाड़ी टूटी हुई खड़ी है, आपको मैं फुटेज दे दूंगा या दिखा दूंगा, सीसीटीवी में भी दिखा दूंगा। मैं सो रहा था, थक के सो रहा था, मैं आंदोलन से लौटा था, सो रहा था और मेरा प्लान था कि सुबह मैं फिर जाऊँगा और सरकार से बात करूँगा कि भाई आपने सीसीटीवी खंगाले कि नहीं, तो उन्होंने मेरी ही गाड़ी फुड़वा दी। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं। हम भारत देश के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसे लोगों के साथ लड़ना है जो मानसिक रूप से पहला आपके लोगों को गुलाम बना रहे हैं, दूसरी चीज़ ये आपको मुद्दों से भटका रहे हैं, तीसरी चीज़ कि जब आप इनके गुलाम नहीं बन रहे, जब आप इनके पीछे दुम नहीं हिलाएंगे ना, तो ये आपके ऊपर हथियार चलाएंगे, आपको ये जेल भेजेंगे, आपके ऊपर ये नरसंहार भी कराएंगे, आपके ऊपर ये तोड़ फोड़ करेंगे। ये भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ये वही लोग हैं। बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, शॉर्ट कर दे रहा हूँ। मैं उन्हीं लोगों की बात कह रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी दी थी। हमको उनसे लड़ना है। ये थे, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई अंशुल से। हमने काफ़ी बार उन्होंने कहा कि इसे कम करना है, इसे शॉर्ट करिए। खैर बात थी, होनी थी, हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जो बातचीत हुई इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और यूट्यूब पर हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।